So today we are going to start a topic from operations research, that is linear programming problem. Linear programming problem also known as LPP. What is LPP, how it solves the problem into the management field, into the business decision making, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. So first in this video we are going to deal with the introductory part, that actually what is LPP और कैसे ये डिज़ाइन होती है, क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हमें क्वेश्चन से करनी होती है. So all these small things we are going to understand in this video. This video will be a kind of a bilingual. I'll use mix of Hindi and English. So let's start. So first of all, introduction to LPP. Now इंट्रोडक्शन टू LPP में मैं थेरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे. एक्चुअली हम आते हैं कि LPP बनती कैसे है, क्या होती है LPP, क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कब कहा जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उस पर बात करेंगे. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. देयर इज अ मैन्युफैक्चरर मेक्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स P1 एंड P2. सो मैं इस एग्जाम्पल को पढ़ता जा रहा हूँ और इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे काम में लेनी है, जो कि आगे एक LPP फॉर्म करने में मुझे हेल्प करेगी, मैं I'll take all that information from this question. So I'll extract that information while reading this question. So आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते जाइए और जो मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूँ उसको आप कॉपी में लिखते जाइए. So again I am reading. A manufacturer makes two types of products P1 and P2. So एक मैन्युफैक्चरर है जो दो प्रोडक्ट बना रहा है P1 एंड P2. Okay, using two machines M1 and M2. Okay, there are two machines, so I'll write M1 and M2. दो machines वो इनके प्रोडक्शन में काम में ले रहा है और ये दो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है. Okay. 1 unit of P1 requires 3 hours at machine M1. 1 unit of P1 requires 3 hours at machine M1. मतलब P1 की एक यूनिट बनाने में मशीन M1 में पे 3 hours की प्रोसेसिंग लगती है. So okay, so 1 unit requires 3 hours per unit at P1. सो P1 प्रोडक्ट की एक यूनिट को फॉर्म करने में 3 आवर्स की प्रोसेसिंग M1 पे होती है एंड 1 आवर एट मशीन M2 एंड 1 आवर एट मशीन M2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये टेबल फॉर्म कर दूंगा और उसके बाद में इस टेबल को पूरा हम कोरिलेट कर लेंगे इस थ्योरेटिकल केस से, सो दैट आपके माइंड में ये बैठ जाए कि कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करना है. अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन से, जो केस आपको क्वेश्चन में गिवन है, वॉट एवर केस इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, हाउ टू extract the information out of it. Okay, so 1 hour at machine M2 and 1 unit of P2 requires 2 hours at each of the machines. 1 unit of P2 requires 2 hours at each of the machine. यानी P2 की एक यूनिट के प्रोडक्शन में M1 और M2 से पे दोनों पे ही 2 hours का प्रोसेसिंग होती है. So 2 hours per unit at M1 and 2 hours per unit at M2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The profit contribution from each unit of P1 and P2 are rupees 60 and 50 respectively. The profit contribution of each unit of P1 and P2 means P1 और P2 से पर यूनिट जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, वो है P1 से 60 रुपीज एंड P2 से 50 रुपीज रेस्पेक्टिवली. मीन्स फर्स्ट इज P1 एंड सेकेंड इज P2. सो P1 में 60 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है एंड P2 से 50 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है. ठीक है. The number of hours available per week on machine M1 and M2 are 60 and 40 respectively. ये चीज है समझने की. एक्चुअली हमने यहाँ कहा कि P1 and P2
जो दो मशीन्स आपके यहाँ है, सॉरी दो प्रोडक्ट्स जो बनाने के लिए जो दो मशीन्स आपके पास में M1 और M2 अवेलेबल हैं, उन मशीन्स की प्रोसेसिंग का ये है कि P1 की एक यूनिट बनाने में M1 3 आवर्स की प्रोसेसिंग होती है और M2 पे 1 आवर की प्रोसेसिंग होती है और एक यूनिट P1 की रेडी हो जाती है। सिमिलरली मशीन M1 पे 2 आवर्स की प्रोसेसिंग और मशीन M2 पे भी 2 आवर्स की प्रोसेसिंग होने के बाद में P2 की एक यूनिट फॉर्म हो जाती है। Now there is a limitation because if you are working with laborers, उन लेबर से काम कराने की भी एक लिमिटेशन है कि पर डे, पर वीक, पर मंथ आप इतने आवर्स काम इनसे करवा सकते हैं। मशीन के रन करने का भी एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा और हो सकता है मशीन ब्रेक डाउन हो जाए। सो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है दैट टोटल अवेलेबिलिटी, so total availability of machine M1 and M2, so total availability for machine M1 is 60 and 40, so 60 and 40. Machine M1 60 hours and machine M2 40 hours. ये उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की लिमिटेशन है जिस ड्यूरेशन के लिए इस केस को हमें डिस्कस करना है। बिकॉज लास्ट लाइन आप देखिए, इफ इट इज डिजायर्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड। आई विल ट्रांसलेट इट इनटू द हिंदी दैट if the company wants to maximize its profit, what should be the number of unit for P1 and what should be the number of unit for P2। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है तो वो P1 की कितनी यूनिट्स बनाए और P2 की कितनी यूनिट्स बनाए। दिस इज व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। नाउ ये क्वेश्चन तो उसने पूछ लिया, बट इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमें अभी यहाँ पे सीखना है कि इसको LPP में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैं इसको एक बार वापस केस को समराइज करता हूँ। एक कंपनी है, दो प्रोडक्ट बनाती है, उन दोनों प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में M1 और M2 नाम की दो टाइप्स की मशीन्स वहां काम आ रही है। P1 की एक यूनिट बनाने में मशीन M1 पे 3 आवर्स की प्रोसेसिंग होती है, मशीन M2 पे 1 आवर की प्रोसेसिंग होती है। उसी तरह से P2 की एक यूनिट बनाने में मशीन M1 पे 2 आवर्स की प्रोसेसिंग होती है एंड मशीन M2 पे भी 2 आवर्स की प्रोसेसिंग होती है। नाउ the profit contribution of P1 is 60, means if 1 unit of P1 has been sold into the market, the company earns 60 rupees from that particular unit and 50 rupees in case of P2. But there is a limitation that M1 can be run for 60 hours and M2 can be run for 40 hours. So under these limitations, under these profit conditions, what will be the maximum profit for the company? This is the ultimate question which is related to LPP and which we need to solve. But we'll solve it in 2 or 3 steps. First of all, we will convert this theoretical case. First we have extracted the entire information. अब मुझे theoretical case को देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से मैंने ये सारा information अपने यहाँ ले लिया है। And if it is talking about profit, yes, whenever we are dealing with any of the techniques of operation research, especially the LPP, simplex method, assignment problem, transportation problem, we always have either of the two objective. हमारे दो objectives में से कोई एक होता है, either profit maximization and cost minimization। ये बहुत टेक्निकल चीज लग रही है, लेकिन अगर जनरल कॉमन सेंस में हम देखें तो प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन ही तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। कौन सी कंपनी है जो प्रॉफिट के मिनिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ में प्रोडक्शन करेगी और मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी? सिमिलरली कॉस्ट मिनिमाइजेशन विल बी द ऑब्जेक्टिव, राइट? सो in this case, since it is talking about profit, so profit maximization will be your ultimate objective. Now under all these data we'll try to convert it into the LPP। कैसे इस theoretical information को, इस extracted information को हम LPP में convert करेंगे, ये अब हम आगे देखते हैं। Yes, so we have extracted the information. Now we will try to or not try to, we will surely convert this information into the linear programming problem, right?
So the question, before going to the linear programming problem, let me tell you the elements of an LPP. एक LPP के क्या elements होते हैं? So दो ही होते हैं. First element is what is your objective function. आपका objective function क्या है? And this objective has some limitations under which it needs to be maximized. Whatever your objective is, minimization of cost or maximization of profit, whatever it is, it should be completed, it should be achieved under some limitations, and these limitations are called as constants. जब भी हम थ्योरेटिकल पेपर लाइक OR की बात करते हैं, जैसे ही थोड़ी सी थियरी आती है, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को दोनों को मज़ा नहीं आता. सो इसको इतना ही रखते हैं. अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम. सो हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन से हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है. नाउ उस इंफॉर्मेशन में, उस इंफॉर्मेशन के अंदर हमें यही बोला गया है व्हाट number of units for P1 and what number of units for P2 should be produced so that the profit will be maximized. So सबसे पहले हमें यही क्लू वहाँ से मिल गया कि ये number of units for P1 और P2 की बात कर रहा है. So we'll write, let me rub it. So let us assume that x1 units of P1 and x2 units of P2 are produced. Let us assume by the company. So x1 units of P1 and x2 units of P2 are being produced by the company. So first of all we will work upon the objective function. Now what is objective function? So objective function is to maximize the profit. So first of all we should know what exactly the profit is. So एक बार आप देखिए, जो टेबल हमने जो इंफॉर्मेशन निकाली है, उस इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है that profit from 1 unit of product P1 is 60 rupees and profit from 1 unit of P2 is 50 rupees. So in this case, if 1 unit of P1 is giving me 60 rupees and 1 unit of P2 is giving me 50 rupees, then सिंपल मैथमेटिक्स आप लगाइए. अगर एक यूनिट ऑफ P1 मुझे 60 रुपीज दे रही है तो मैंने यहाँ पे x1 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है. सो इट विल गिव मी अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट, 60 into x1. सिमिलरली 1 unit of P2 is giving me 50 rupees. That means x2 units of P2 will give me 50 x2, and my total profit will be 60 x1 plus 50 x2. रिपीट करता हूँ. P1 की x1 यूनिट्स आपने बनाई और P1 की एक यूनिट से 60 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, तो x1 यूनिट से 60 x1 होगा. सिमिलरली P2 की आपने x2 यूनिट्स बनाई और उसकी एक यूनिट से 50 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 50 x2 उसका टोटल प्रॉफिट होगा. सो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मेरी कंपनी का टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, जब मैं x1 यूनिट P1 की बना रहा हूँ और x2 यूनिट P2 की बना रहा हूँ. सो माई ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट. राइट. सो इस प्रॉफिट को मैं लिखूंगा Z. So Z is equal to 60x1 plus 50x2. Now my objective function is done. I'll write it over here. Objective function is maximize Z is equal to 60x1 plus 50x2. 60x1 plus 50x2, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दोस लिमिटेशंस. वो कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं जिनके अंडर हमें वर्क करना है और इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. सो फर्स्ट कॉन्स्टेंट मेरा है मशीन M1.
नाउ मशीन M1 के केस में लिखा हुआ है दैट 3 hours per unit is the consumption for the P1 and 2 hours per unit is the consumption for P2. Means if we check कि मशीन M1 पे कितना काम हो रहा है, अगर मैं 1 यूनिट P1 की बनाता हूँ तो 3 hours वो कंज्यूम कर लेती है उसके, एंड अगर 1 यूनिट मैं P2 की बनाता हूँ तो 2 hours का कंजम्पशन होता है। मीन्स मैं ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसी से हम बात करते हैं कि 1 यूनिट ऑफ P1 M1 के केस में आपके रिक्वायरमेंट हो जाती है 3 hours की एंड P2 2 hours। When we are producing 1 unit of P1 M1 के टोटल आवर्स में से 3 hours खत्म हो गए। When we are producing 1 unit of P2 M1 के टोटल आवर्स में से 2 hours फिनिश हो गए। ठीक है। नाउ विच मीन्स अगर मैं x1 यूनिट्स P1 की बना रहा हूं तो 1 यूनिट में कंजम्पशन है 3 hours का, सो x1 यूनिट्स में कितना होगा 3x1। 1 यूनिट में P2 में कंजम्पशन है 2 hours का, और अगर मैं x2 यूनिट्स P2 की प्रोड्यूस कर रहा हूं तो कंजम्पशन हो जाएगा 2x2। मीन्स M1 पे टोटल कंजम्पशन अगर मैं देखूं इट इज 3x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 2x2, ये आपका कंजम्पशन हो गया। क्यों? नाउ दिस टोटल कंजम्पशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने आंसर है। मैक्सिमम लिमिट अवेलेबिलिटी आपको टेबल में दे रखी है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मैं भी यहां दिखा देता हूं आपको, या ये रहा। सो दिस मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इज दिस, नहीं दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो 3x1 प्लस 2x2 इसकी मैक्सिमम लिमिट है 60 hours for M1। means this total cannot be greater than 60 hours। ये टोटल 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब उससे कम होगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उसके इक्वल होगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी उससे कम भी चलेगी और इक्वल भी चलेगी, दैट मीन्स मैं एक सिंबल यूज करूंगा लेस देन और इक्वल टू 60। So your first constraint is ready। मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा। Now similarly M2 पे चलते हैं। मशीन M2 का क्या केस है कि मशीन M2 के केस में अगर मैं P1 की 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, सो उस केस में मशीन M2 पे तो ये 1 hour लेती है, एंड मशीन P2 2 hours लेता है। मीन्स 1 यूनिट ऑफ P1 कंज्यूम 1 hour, 1 वर्किंग आवर फॉर M2, एंड 1 यूनिट ऑफ P2 कंज्यूम 2 वर्किंग आवर्स फॉर M2। सो दैट मीन्स अगर x1 और x2 यूनिट्स हैं तो x1 into 1 is x1 and x2 into 2 is 2x2। This is the total consumption for M2। So for M2 the total consumption is x1 plus 2x2। Now what is the limit? Again check करिए। So it is 40 hours। Means this should be less than or equal to 40। So this is your subject to constants। Three x1 plus 2x2 less than or equal to 60, x1 plus 2x2 less than or equal to 40। This is what we are doing। Now इसमें एक छोटी सी चीज और बची है, एंड में हर बार आपको लिखा हुआ मिलेगा इन केस ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज x1 and x2 greater or equal to 0। Why? Because there is a logic। x1 और x2 की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है। नाउ सर इसमें कौन सा टेक्निकल ज्ञान है? कुछ नहीं है। When we are talking about number of units of a product, it cannot be negative। So if something is not negative, cannot be negative, it can either be greater or equal to 0। So whatever values we will get out of it for x1 and x2, they will always follow this principle। They cannot be negative because we are dealing with some real life situation। ये जो एक कंपनी, एक दो तरह के प्रोडक्ट, दो मशीन्स, और ये these are the real life situations we are taking। So in these case, the values for x1 and x2 represents the number of units for P1 and P2 which cannot be negative। So that is why in every situation we'll write this is called as non-negativity constraint।
देयर इज नो यूज ऑफ इट, बट वील हैव टू फॉलो इट एंड विल ऑटोमेटिकली फॉलोइंग इट। माइंड में इसको रखना नहीं है कि इसको रख करके कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली फॉलो होगा, जो हम सॉल्व करेंगे तो होगा। सो यहाँ से हम एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा x1 और x2 की वैल्यू इनसे निकालना, जो कि हम आने वाले टाइम में करेंगे। सदा